हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ अलग टर्म्स जिसे हम लोग बोलते हैं ईपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं और ईपीमेराइजेशन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो इस सब चीज़ों क्या करेंगे आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग पहले केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ईपीमर्स एंड ईपीमेराइजेशन की। तो देखिए ईपीमर्स क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए ईपीमर्स की तो हमें पता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का जब भी क्या करते हैं उसका आइसोमर बनाते हैं। तो आइसोमर क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होगा, हमारा ईपीमर्स भी क्या है, एक तरह का डायास्टीरियोमर्स होता है। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं और उस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज देखूं तो क्या हो जाएगा, वो मान लीजिए डी ग्लूकोज है तो उसका मिरर इमेज जो होगा वो क्या होगा, एल ग्लूकोज होगा। तो डी और एल में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए क्या है वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर के हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डायास्टीरियोमर्स क्या होता है, तो डायास्टीरियोमर्स अगर मैं ग्लूकोज का बनाऊं तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होंगे, नहीं एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो हमारा जो ईपीमर्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का डायास्टीरियोमर्स है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझें तो देखिए दिया गया है कि जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं वो दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होंगे। पहला चीज ध्यान देना है, स्टीरियोमर्स तो है दूसरे के, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक, लेकिन उनका क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट इस तरह से है कि मिरर इमेज भी वो दूसरे के नहीं बन पा रहे हैं, ठीक। लेकिन हमारा जो ईपीमर्स देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ईपीमर्स की अगर बात करेंगे तो ईपीमर्स क्या होते हैं, ऐसे डायास्टीरियोमर्स होंगे जिनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या किसी एक कार्बन का है, हो सकता है वो पहला कार्बन हो, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कोई भी एक कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा हमारा, वो असिमेट्रिक हो जाएगा, यानी वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास सेकंड कार्बन पे H इधर जुड़ा हुआ है, OH इधर जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इस दूसरा वाले ग्लूकोज का ईपीमर्स बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, OH का पोजीशन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। यानी केवल एक कार्बन द्वारा क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे जगह पे वही चीज़ लगे होंगे। जैसा कि एक आइसोमर में लगा हुआ है वैसा ही दूसरे आइसोमर में होगा सारा चीज़, लेकिन केवल एक कार्बन में क्या होगा, डिफरेंट पाया जाएगा, उसके जो भी फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच होंगे। तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, ईपीमर्स कहलाते हैं। यानी ईपीमर्स आर डायास्टीरियोमर्स बट डिफरेंट ओनली वन कार्बन एटम, ठीक, एक कार्बन एटम से क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लूँ डी ग्लूकोज और डी मैनोस का। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। ये भी हमारा क्या है, ईपीमर्स ही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल जो लिया गया है ग्लूकोज और मैनोस के केस में। तो अगर मैं यहाँ देखिए बात करूँ डी ग्लूकोज का, तो देखिए जो डी ग्लूकोज है वहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या है, CHO CH OH, फिर यहाँ पे क्या होता है COHH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा COHH, फिर यहाँ पे COHH और उसके बाद CH2OH। तो ये हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज, ठीक। तो ये तो बन गया हमारा डी ग्लूकोज। तो अगर मैं इसका ईपीमर्स बनाऊं, ईपीमर्स का मतलब एक तरह का डायास्टीरियोमर्स है उसका, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे है क्या कि अगर यहाँ पे पहला कार्बन तो CHO वाला है, अब दूसरे कार्बन में क्या हो गया, ये OH ग्रुप चला गया इधर और ये आ गया इधर। अब बाकी उसके बाद कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, एज इट इज़ हैं, इसमें कोई डिफरेंट ठीक नहीं आया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एज इट इज़ यहाँ पे रहेंगी। तो इसे बोलेंगे, ये क्या बन गया, डी मैनोस। तो अब ये दोनों स्टीरियोमर्स जो है एक दूसरे, ये दोनों जो स्टीरियोमर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एक दूसरे के ईपीमर्स कहलाएंगे। ईपीमर्स क्यों कहला गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन है इसमें क्या है, H इधर OH इधर, इसमें OH इधर H इधर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम लोग इसको एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बोल सकते, मिरर इमेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मिरर इमेज अगर होगा ये, ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा, ठीक है, ये इसके सामने आना चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं मिरर इमेज अगर रहता तो ये OH के सामने OH आता, ठीक। मिरर में देखने पर क्या होगा, इधर वाले सारे ग्रुप इधर दिखते, इधर वाले सब उस तरफ दिखते, और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो कोई भी एटम क्या करेगा, उसका एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये ना तो मिरर इमेज है ना तो सुपर इम्पोजिबल है, तो इसे बोल सकते हैं ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स है दूसरे के।
डायास्टीरियोमर्स में क्या हो गया, अब एक कार्बन का पोजीशन यानी एक कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी किसी एक कार्बन द्वारा ये क्या होंगे, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग देखने को मिलेगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग ये ईपीमर्स बन गया। ठीक, तो ये दोनों क्या है, दूसरे के ईपीमर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं देखिए दूसरे स्ट्रक्चर की, दूसरे एग्जांपल की, तो हम लोग ले सकते हैं डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। तो अगर बात किया जाए ग्लूकोज और गैलेक्टोज के केस में, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी क्या है, दूसरे के ईपीमर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या है, पहला कार्बन सेम, दूसरे कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हैं वो भी सिमिलर है, तीसरे कार्बन पे भी जो ग्रुप जुड़े हैं इधर OH इधर H, यहाँ पे देख रहे हैं इधर OH इधर H, लेकिन हमारा जो फोर्थ नंबर वाला कार्बन है यही इसी के द्वारा क्या हो गया, ईपीमर्स से दूसरे के बन गए हैं। यानी फोर्थ कार्बन में क्या है, OH इस साइड, यानी OH कहाँ है, राइट साइड में, इसमें OH क्या है, लेफ्ट साइड में हो गया। यानी किसी एक कार्बन द्वारा क्या हो गया, इसमें चेंजिंग डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, दूसरे के ईपीमर्स ये बन गए। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, ये ईपीमर्स कहलाता है। यानी सारे चीजें होंगी सेम, लेकिन एक कार्बन क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, इसी वजह से क्या होंगे, ये दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होंगे, ना तो सुपर इम्पोजिबल होंगे। ठीक, तो ईपीमर्स क्या है, एक तरह के क्या है, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, केवल एक कार्बन हमारा चेंज होगा। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इसमें क्या है, C4, ये C4 वाले ईपीमर्स हैं, इसे बोलेंगे C4 ईपीमर्स। और ये क्या कहलाएगा, इसमें C2 वाला चेंज हो गया, इसे बोलेंगे C2 ईपीमर्स। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इस चीज को कर लीजिए नोट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगर बात की जाए ईपीमेराइजेशन की, तो यहाँ पे ईपीमेराइजेशन क्या होता है और उसके मैकेनिज्म को भी हम लोग आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। ईपीमेराइजेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं ईपीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज में चेंज कर दिया, तो C4 वाला कार्बन क्या है, वो चेंजिंग अलग दिख रहा है। या मैंने डी ग्लूकोज को डी मैनोज में चेंज कर दिया, तो C2 वाला कार्बन क्या हो रहा है, अलग दिख रहा है। तो हम लोग अगर मैकेनिज्म के थ्रू अगर जाना चाहें तो ईपीमर्स तो मैंने बना दिया, डी ग्लूकोज से अगर मैं डी मैनोज बनाना हुआ, ठीक, या डी ग्लूकोज से डी गैलेक्टोज बनाना हुआ, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं ईपीमेराइजेशन हो रहा है। यानी डी ग्लूकोज से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके दूसरे ईपीमर्स में जा रहे हैं, यानी डी मैनोज में जा रहे हैं या डी गैलेक्टोज में जा रहे हैं, तो वो उसका ईपीमेराइजेशन होगा। जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक ईपीमर से दूसरे ईपीमर्स में जाएंगे, उसे बोलते हैं हम लोग ईपीमेराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए दिया है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज। तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज से मैनोज में हम लोग किस तरह से जाएंगे, यानी इसका ईपीमेराइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे हमारे स्टेप्स हैं। तो पहले दिया गया है द एल्डोज इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव द करिस्पॉन्डिंग एल्डोनिक एसिड। अब एल्डोज का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्लूकोज हमारा क्या है, एक एल्डोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो अगर मैं ग्लूकोज से मैनोज में जाऊंगा तो ग्लूकोज हमारा क्या कहलाएगा, वो एक एल्डोज कहलाता है, क्योंकि पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। एक ग्लूकोज क्या है, एक कीटो एल्डोहेक्सोज है, इसीलिए से बोल रहे हैं हम लोग एल्डोज। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी एल्डोज का, तो वो कहाँ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोनिक एसिड में। यानी वो क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ब्रोमीन वाटर। तो पहले स्टेप में हम लोग एल्डोनिक एसिड में जाएंगे। जब एल्डोनिक एसिड बन जाता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, किसके साथ, एक्वास्पिरिडीन या क्यूनियोलिन के साथ। ठीक, तो इसके साथ अगर हम लोग हीट करेंगे, एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तब हमारा क्या बनता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा। किस चीज का, एसिड का। ठीक, एसिड एंड इट्स आइसोमर। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कोई एसिड में मिल जाता है, उसी का इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास क्या है, एल्डोनिक एसिड बन गया कोई, तो उसी का एक आइसोमर टाइप का हमें दूसरा एसिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाएगा, उसी का आइसोमर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उस आइसोमर को वो जो एल्डोनिक एसिड का आइसोमर हमें बन के आएगा, उसे क्या करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हमारा क्या है, एक कार्बन यहाँ पे चेंजिंग दिख रहा है, जो आइसोमर है वो क्या है, ईपीमर्स बन चुका है। ठीक, यानी वो क्या हो जाएगा, हमारा ईपीमर्स बन चुका होगा। फिर उसके बाद दिस एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टोज। अब उस एसिड को हमें कन्वर्ट किस में करना है,
लैक्टोन्स में कन्वर्ट करना है। तो लैक्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका कराते हैं हम लोग रिडक्शन, किसके साथ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट लेने के बाद क्या होगा, जब भी उसका हम लोग रिडक्शन करा देंगे तो हमें जो ओरिजिनल ईपीमर्स बनने वाला होगा वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यानी अगर मैंने डी ग्लूकोज ले लिया तो हमें क्या बन जाएगा, डी मैनोज देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे देखिए थ्योरीज टर्म है हमारे पास कि कैसे कैसे हमारा ईपीमेराइजेशन होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूं तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, अगर इसको नोट करना है तो आप लोग कर लीजिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब रिएक्शन पे चलेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डी ग्लूकोज से डी मैनोज में जाएंगे, यानी ईपीमेराइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ईपीमेराइजेशन किस तरीके से हमें करना है, ठीक। तो हम लोग आइए यहीं पे देख लेते हैं रिएक्शन इसका। तो पहले मैंने क्या लिया है, पहले मैंने हमको लेना है डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज से जाना है किसमें, डी मैनोज में। तो यहां पे हम लोग ले लेंगे पहले डी ग्लूकोज, ठीक। अगर मैं यहां पे देखिए डी ग्लूकोज ले लूं तो डी ग्लूकोज का, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं। तो डी बन गया डी ग्लूकोज CHO CHOH, फिर यहां पे C, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है। पहले इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, Br2 और H2O के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, तो हमारा जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट किस में जाता है, तो ये तो क्या था, डी ग्लूकोज। तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैंने वहां लिखा गया था ना कि एल्डोज से एल्डोनिक एसिड बनता है, तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज है, इससे हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्डोनिक एसिड में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल COOH ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, COH ग्रुप, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे कोई कुछ हमें करना नहीं है, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ CHOH। यहाँ पे चारों के चारों को मैंने एक साथ लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं, CH2OH। तो ये क्या बन गया, एल्डोनिक एसिड या ग्लूकोनिक या डी ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डी ग्लूकोनिक एसिड में। तो जैसे ही देखिए डी ग्लूकोनिक एसिड का फर्दर रिएक्शन कराया जाएगा पिरिडीन के साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे रहता है। इसका रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे, पिरिडीन के साथ या क्यूनिलीन लिया गया है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए एक। तो पिरिडीन के साथ जब कराते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड क्या हो जाता है, इसी के ईपीमर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ईपीमर्स क्या बन के आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो ये क्या होगा, COOH। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन वहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि जो पहले मैंने लिया था डी ग्लूकोज से डी माइनस बनाया था, वहाँ पे क्या था, C2 वाला कार्बन ही चेंज था। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका जब ईपीमर बनेगा तो इसमें ये वाला जो कार्बन होगा इसमें पोजीशन चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी इससे ये बना है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही रहेगा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकेंड वाले कार्बन में OH चला जाएगा इधर, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पिरिडीन है, ठीक। तो इसमें क्या है, OH चला गया इधर और OH आ गया इधर, बाकी चीजें एज इट इज हमको केवल क्या करनी है, उतार देनी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी चीजें क्या है, जैसे कि तैसे हमें क्या करना है, केवल और केवल उतार देना है। तो ये बन गया डी ग्लूकोनिक एसिड से डी, ठीक, मैनोनिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक से बन जाएगा डी मैनोनिक एसिड। तो हम लोग डी ग्लूकोनिक एसिड से कहाँ चले गए, डी मैनोनिक एसिड में। हमें बनाना क्या है, डी ग्लूकोज से डी मैनोज बनाना है।
तो पहले इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग कर लीजिए नोट, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मैनोनिक एसिड के बाद। तो देखिए जैसे ही मैनोनिक एसिड बना है, फिर इसे करना क्या है, इसे हम लोग करेंगे हीट। ठीक, तो जैसे ही हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, एक हमें और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट में नया मिल के आएगा, फिर उसके बाद एक स्टेप में रिडक्शन कराएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, मैनोनिक एसिड बन जाएगा। तो पहले हमें इसका कराना है ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर पिरिडीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसी का आइसोमर बनेगा। आइसोमर में देखिए चेंजिंग क्या है, इसमें जो भी कार्बन है, इसमें OH क्या है इधर, इसमें OH क्या हो गया इधर है, उसमें OH चला गया उस तरफ, यानी जो सेकंड कार्बन का पोजीशन क्या हो गया, केवल और केवल ये चेंज हो गया। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे पूरी तरह से लिख दूं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है क्या, क्योंकि इससे बना है केवल यहाँ पे COH ग्रुप आया है, बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत ठीक है नहीं है। बाकी चीज़ें क्या है, सभी की सभी यहाँ पे सेम है। तो क्या हुआ है, जैसे ही रिएक्शन इसका साथ कराया है पिरिडीन के साथ, तो ये क्या हुआ, केवल और केवल जो सेकंड कार्बन है उसमें OH और H के पोजीशन में क्या हुआ है, केवल और केवल चेंजिंग आ जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को नोट करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, तो ग्लूकोनिक एसिड से हम लोग कहाँ पहुँच गए, मैनोनिक एसिड में। अब जैसे ही देखिए मैनोनिक एसिड का हम लोग हीट कराएंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, तो हमारे पास जो मैनोनिक एसिड बना है वो क्या बन गया था, COOH, फिर CH, इसमें चेंजिंग था, यहीं पे OH आ गया था, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे क्या था H OH, फिर यहाँ पे OH H, फिर यहाँ पे क्या है OH H, फिर क्या है CH2H। तो ये मैनोनिक एसिड को मैंने क्या किया, हीट करा दिया। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट कराएंगे, तो देखिए यहाँ से होता क्या है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस जाता है। कहाँ से रिड्यूस होगा, तो हमको ध्यान देना है कार्बन नंबर 4, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथे कार्बन से जाएगा हमारा H, और यहाँ से क्या जाएगा OH, और ये जाके इसके साथ क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का बन के आता है। यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा क्योंकि ये निकल चुका है। अब उसके बाद ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे कार्बन से क्या होगा, ये अटैच हो गया ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो ये ऑक्सीजन बचा होगा, इसके साथ क्या होगा, ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट होगा बाकी चीज़ों का लिख देना है हमें, इधर OH है, इधर भी क्या है OH ग्रुप, यहाँ पे H है, इसके बाद OH H, और यहाँ पे क्या है CH2OH। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम था डी मैनोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये जो कार्बन एटम है, अब इसमें यहाँ पे मैं H को भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो कार्बन एटम है वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये कार्बन कहलाएगा बीटा, ये क्या कहलाएगा गामा, तो इसे बोलेंगे गामा डी मैनो लैक्टोन। ठीक है, लैक्टोन, गामा डी मैनो लैक्टोन, इसका नाम क्या होगा, गामा डी मैनो लैक्टोन। का मतलब यहाँ पे गामा कार्बन वाला क्या किया, इसके साथ कंबाइंड हो गया है। अब इसके बाद कर रहा है हमें रिडक्शन, रिडक्शन कराते ही हमारा क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं किसके साथ, NaHG और किसी एसिड के प्रेजेंस में। जैसे ही क्या करेंगे हम लोग रिडक्शन कराते हैं, तो ये क्या होगा, मैनोनिक एसिड में, सॉरी डी मैनोज में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा एपीमेरेशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो ये जैसे रिडक्शन कराएंगे तो फिर से CHO, फिर यहाँ पे क्या था OH H, फिर यहाँ पे H, इधर OH, फिर OH H, COH H और CH2OH। तो ये क्या हो गया, डी मैनोज हमारा बन गया। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, एपीमेराइजेशन, जिसमें क्या है कि 6 स्टेप में, मतलब 6 बार हमें मॉलिक्यूल को लिखना है, यानी 6 प्रोसेस में क्या कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले मैंने क्या लिया, डी ग्लूकोज का कराया ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या बन गया, मैनोनिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीडेशन कराएं तो हमारा पास बन गया ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोनिक एसिड लिया मैंने, फिर ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बना, ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन मैंने कराया, रिएक्शन पिरिडीन के साथ कराया, पिरिडीन के साथ कराने पर बना हमें क्या, मैनोनिक एसिड बन जाएगा, जो क्या उसी का ईपीमर्स है केवल। और उसके बाद उसको हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, गामा डी मैनोलैक्टोन। और जैसे ही उसका फिर रिडक्शन कराएंगे इसके बाद तो हमें क्या बन जाएगा, डी मैनोस बन जाएगा। यानी डी ग्लूकोज से डी मैनोस में जाने के लिए हम लोग ईपीमराइजेशन का जो प्रोसेस करेंगे वो इस तरीके से हमारा बनेगा। तो इस चीज को कर लीजिए नोट। तो ये तुम्हारा प्रोसेस था ईपीमराइजेशन का, ईपीमराइजेशन। अब देखिए बात करेंगे ईपीमराइजेशन के बाद ईपीमर्स, और ईपीमराइजेशन के बाद एनोमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पढ़ेंगे तो वहां भी क्या होगा, ये यूज होने वाला है। तो एनोमर्स और एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, तो उस चीज को आइए समझ लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास क्या है, जैसे इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोसाइड विच आर ईपीमर्स डिफरेंटिंग फ्रॉम ईच अदर in the configuration of C1 and in a aldose। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें फिक्स हैं, C2 in ketose that become asymmetric in a ring structure, the aldehydic C in aldose and C ketose in becoming the part of ring। जैसे करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि एनोमर्स एक तरह का ईपीमर्स ही है, लेकिन ईपीमर्स में कौन से कार्बन में, ठीक है, जो OH और H ग्रुप होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो फिक्स नहीं है। वो चाहे C1 में, चाहे C2 में, चाहे C4 में, कहीं भी क्या था, HOH का पोजीशन चेंज हो रहा था। लेकिन जो यहाँ पे हमें एनोमर्स है उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ईपीमर्स तो होंगे, लेकिन वहां पे क्या है, कुछ चीजें फिक्स है। यानी अगर हमारे पास एल्डोज है, जैसे मैं अगर ग्लूकोज बनाऊं तो अगर ग्लूकोज का एनोमर्स लिखूं तो उसमें क्या होगा, जो पोजीशन होगा H और OH का वो केवल और केवल पहले कार्बन में ही चेंज होगा। अगर मैं कीटोज बनाऊं यानी फ्रक्टोज बनाऊं तो उसमें क्या होगा, सेकेंड कार्बन में H और OH का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज में C1 कार्बन में चेंजिंग दिखेगा और फ्रक्टोज में C2 कार्बन में चेंजिंग दिखेगा। तो ये चीज जब फिक्स कर देते हैं कि ग्लूकोज में C1 फ्रक्टोज में C2, तो वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाएगा एक दूसरे का एनोमर। यानी ये एक तरह का स्टीरियो आइसोमर है जिसमें क्या है, केवल और केवल C1 और C2 पोजीशन में चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में। तो क्या कहला जाएगा, एक दूसरे का एनोमर्स कहला जाएगा, ठीक। और जबकि ईपीमर्स में क्या था, ये चीज हमें फिक्स नहीं था कि कौन से कार्बन में पोजीशन चेंजिंग होने, कोई भी एक कार्बन का पोजीशन चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, एनोमर्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसमें फिक्स है चीजें, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाऊँ, जैसे अगर मैं बना देता हूँ, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे हम देखिए देख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO। तो मैं यहाँ पे बॉन्डिंग वाला द्वारा लिख दे रहा हूँ एल्डिहाइड ग्रुप को, फिर उसके बाद H और OH, फिर इसके बाद यहाँ पे H, एक दो तीन चार 5 और 6, ये तो हमारा क्या बन गया, डी ग्लूकोज। ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारा 5th कार्बन का ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इस कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बात करेंगे हमारे पास जो क्या है 5th नंबर वाला कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस यहाँ भी आएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और ये बना लेगा हाइड्रोक्साइड, ये बॉन्ड जब टूट गया इस पे आ गया प्लस, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारा O- वाला ऑक्सीजन, इसको कार्बन अपनी तरफ क्या करता है, ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखिए यहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर का जनरेशन होगा। तो यहाँ पे दो तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों स्ट्रक्चर को बनाऊं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कार्बन पे क्या हो गया, H जुड़ गया जाके इस ऑक्सीजन से,
और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एज इट इज है, इसको मैं यहाँ पे केवल लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसमें सभी चीज़ों को हम लोग को केवल जैसे का तैसे ड्रा कर देना है। ठीक, अब ये वाला जो कार्बन देखिए नंबर 5 वाला कार्बन, ये क्या किया है, नंबरिंग जो 5 वाला कार्बन है ये ज्वाइन हो गया है इसके साथ। किसके साथ ज्वाइन हुआ है, ये कार्बन का जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ ये ज्वाइन हो गया है। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे बाहर से दिखा दे रहा हूं। ठीक, ये वाला कार्बन क्या है, इसके साथ ज्वाइन है, और ये नीचे क्या है, CH2OH, यानी ये ऑक्सीजन चला गया इसके पास, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, ये बॉन्ड बना के तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट कार्बन एटम है, उस फर्स्ट कार्बन एटम में H इधर है, OH कहाँ है, OH हमारा, H हमारा लेफ्ट साइड में, OH है राइट साइड में, तो इसे बोलेंगे हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, यानी फर्स्ट कार्बन में ये कहलाएगा हमारा, इसके वजह से, यानी OH अगर राइट में होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैंने देखिए इधर भी एरो बनाया है, अगर यही इसी का पोजीशन केवल क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी जो पहला कार्बन है इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पे, अगर फर्स्ट कार्बन के पोजीशन में चेंजिंग दिखी तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। तो अगर फर्स्ट कार्बन के पोजीशन में चेंजिंग दिखी, जैसे अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हो गया C, अगर मान लीजिए OH इधर आ गया, H इधर आ गया, बाकी चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं है, सभी चीज़ें एज इट इज़, केवल हमें रख देनी है ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, ये वाला तो बॉन्डिंग में है इसके साथ, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH आ गया। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये तो बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें चेंजिंग क्या है, ये वाला जो कार्बन है, अब इधर देख रहे हैं हम लोग OH ग्रुप क्या है, राइट साइड में है, इधर OH क्या था, सॉरी इधर OH था राइट में, इधर OH क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो OH जो फर्स्ट कार्बन में H और OH का जो पोजीशन है वही क्या हुआ है, केवल और केवल वही चेंज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज के। उसमें क्या है, केवल पहले कार्बन में, ठीक है, जो भी H और OH जुड़े हुए हैं उसमें चेंजिंग आई है, इसीलिए दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एनोमर्स कहलाते हैं। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का एनोमर्स है। ठीक, तो एनोमर्स में केवल और केवल एक ही कार्बन का चेंजिंग होता है। तो एपीमर्स में भी एक ही कार्बन चेंज हो रहा था, लेकिन वहां पे क्या है, कोई भी एक कार्बन C2 या C4 कोई भी क्या होता, चेंजिंग आज हो सकता था किसी भी कार्बन के पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ग्लूकोज होगा तो केवल पहला कार्बन में ही क्या होगा, HOH के पोजीशन में चेंजिंग दिखेगा। अगर फ्रक्टोज है तो उसमें CO2 वाले कार्बन के पोजीशन में चेंजिंग दिखेगी। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है, न कि ईपीमर्स, क्योंकि इसमें पहले कार्बन में चेंजिंग देखने को मिल रहा है, इसीलिए क्या है, ये एनोमर्स हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और ठीक है, ये दोनों दूसरे के एनोमर्स हो गए। और ये दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एनोमेरिक कार्बन, यानी कार्बन नंबर 1 क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, सारा सेम है। तो ये पहला कार्बन ही क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो हमारा जो C1 वाला कार्बन है ये कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। ठीक, तो एनोमेरिक कार्बन इसमें ये है और इसमें ये, यानी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कौन है, यही है एनोमेरिक कार्बन एटम। तो इस चीज को कर लीजिए नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो फ्रक्टोज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोमर्स ड्रा कर सकते हैं। तो फ्रक्टोज में अगर मैं एनोमर्स ड्रा करना चाहूं तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रक्टोज के केस में, तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या था, CH2OH, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे एज अ ग्लूकोज, ग्लूकोज की तरह ही सारा चीज़ क्या है यहाँ पे सेम है। तो इधर HOH था, इधर क्या हो जाएगा OH H, बाकी चीज़ें सभी के सभी क्या है, सेम टू सेम। ये तो बन गया हमारा डी फ्रक्टोज। ठीक, तो ये मैंने क्या बना दिया, डी वाला
फ्रक्टोज। तो ये जो डी फ्रक्टोज बन गया, अब इस डी फ्रक्टोज का अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करूं और इसमें एनोमेरिक कार्बन को दिखाऊं तो हमें पता है कि जो फ्रक्टोज है उसमें C2 कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक होता है। तो यहाँ पे देखिए इसी कार्बन के पोजीशन में चेंजिंग आने को दिखेगी, तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस प्लस होगा। अब इसके साथ यही वाला जो फिफ्थ वाला कार्बन है वो क्या होगा, ज्वाइन होगा, इसका हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, और ये कार्बन इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो जैसे ही देखो इसका जब हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर एक, तो ये वाला जो कार्बन है इसको मिल गया OH और इधर हो गया H। ठीक, अब इधर H तो है नहीं, देखिए इधर क्या होगा, इस चीज को मैं इधर लिख दे रहा हूँ पूरे को। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CH2OH, यानी ये पहला कार्बन देखिए ये है, दूसरा कार्बन क्या है ये। अब उसके बाद की यहाँ से चीज़ें जो हैं सारी की सारी सेम टू सेम हमें क्या करना है, केवल और केवल ड्रा कर देना है। यानी ये वाला कार्बन क्या हो गया, इसके साथ बॉन्डेड हो गया। अब इधर है H और इधर क्या है, CH2OH। तो इसे बोलेंगे हम लोग अल्फा डी फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहला जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पहला कार्बन तो ये है, दूसरे कार्बन में दूसरा कार्बन ये है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। अब ऐसे ही अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करूं फ्रक्टोज के केस में, तो देखिए यहां पे क्या बनेगा, अगर मैं इस C2 कार्बन में OH को इधर लग दूं और ये सारा चीजें क्या कर दूं, इधर लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में क्या चेंजिंग आ रहा है, कार्बन नंबर 2 में चीजें क्या है, चेंज हो जा रही हैं। ये इसके साथ क्या है, बॉन्डेड है। अब ये क्या कहला जाएगा, ये हमारा कहला जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में अंतर क्या है कि पहला, ठीक है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, ऐसे गिनेंगे हम लोग, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे क्या है, C2 कार्बन में HOH के पोजीशन में चेंजिंग आई है। वहां पे क्या था, पहले कार्बन में था, तो इसमें देखिए C2 कार्बन में OH इधर है और इसमें C2 कार्बन में क्या है, OH इधर है। तो इसे क्या बोलेंगे, दूसरे का एनोमर्स ये कहलाएगा, क्योंकि ये फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 में चेंजिंग दिखेगी, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे, और कहीं चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ठीक, एक दूसरे क्या एनोमर्स हैं, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, इसमें C2 कार्बन क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, C2 कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक, ठीक, कार्बन होता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है, तो इसको भी कर लीजिए नोट। अगर देखिए बात की जाए डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन एनोमर्स और इपीमर्स, तो एनोमर्स और इपीमर्स में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग इतना पढ़ लिए तो समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंस क्या है एनोमर्स और इपीमर्स। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, बोथ एनोमर्स एंड इपीमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही, ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर ही केवल क्या है उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। मेन डिफरेंस क्या है इसमें, अब दिया गया है एनोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन इट्स स्ट्रक्चर एंड देयर एनोमेरिक कार्बन, वेयर एज इपीमर्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर एट एनी वन ऑफ द कायरल कार्बन प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए बात की गया है, एनोमर्स आर अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म, सेम कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि एनोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो एनोमर्स इपीमर्स में डिफरेंस यही देखने को मिला कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एनोमर्स जो है वो डिफर है एक दूसरे से इन स्ट्रक्चर एंड इट्स एनोमेरिक कार्बन के द्वारा। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है, केवल एनोमेरिक कार्बन का डिफरेंस है। और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, केवल एक ही होता है, जो कि ग्लूकोज में पहला होगा, फ्रक्टोज में दूसरा होगा। जबकि इपीमर्स क्या है, वो एक दूसरे से डिफर है एनी वन कार्बन, कायरल कार्बन, यानी कोई भी ये कायरल कार्बन वहां पे अलग हो सकता है, वो चाहे दूसरा हो चाहे चौथा हो। तो एनोमर्स में केवल एक ही कार्बन द्वारा वो क्या है, एक ही कार्बन या कोई एक ही एनोमेरिक कार्बन द्वारा वो एक दूसरे से डिफर है। जबकि इपीमर्स में क्या है, कोई भी कार्बन हमारा एक दूसरे से डिफर हो सकता है, वो चाहे दूसरा हो चाहे चौथा हो। तो अंतर हमें यही समझना है। और ये भी हमें ध्यान देना है कि एनोमर्स क्या होता है, वो साइक्लिक फॉर्म होता है। साइक्लिक फॉर्म में हमारा क्या होगा, एक अल्फा बनेगा एक बीटा बनेगा। और जबकि इपीमर्स में साइक्लिक नहीं होता है, वो क्या होता है, केवल एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये हमारा क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो ये तो हमारा था एनोमर्स और ईपीमर्स। ठीक, इसको हम लोग समझ लिया और इसके डिफरेंस को भी देख लिए। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और नए टर्म्स की, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू।